हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। अब हमारा अगला चैप्टर है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस चैप्टर से आपके रीट एग्ज़ाम में और जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी टीईटी एग्ज़ाम होता है, पात्रता परीक्षा, उसमें से सीधे सीधे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपने यहाँ पे कर लिया तो समझो इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न आपका किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या, क्या होती है, इस शब्द का मतलब क्या है, उसके बाद में हम आगे फैक्ट पे चलेंगे। तो अगर आपने पूरा कोर्स करना है, यहाँ पे फ्री में ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये कोर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। लगभग अपन ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कुछ 3-4 चैप्टर और आपके बाकी हैं जो मैं जल्दी से आपके करवा दूंगा। और जो पीडीएफ है, ये सारे अपनी जो A4 साइज़ की कंप्लीट बुक की पीडीएफ वो आपको एग्ज़ाम दरबार ऐप पे मिलेगी। आप एग्ज़ाम दरबार ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। राइट, चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। देखो, प्रत्येक बच्चा होता है, उसकी सीखने की दर अलग अलग होती है। कोई भी दो बच्चे हैं, उनकी सीखने की दर कभी समान नहीं हो सकती। इस बच्चे की अलग है, इस बच्चे की अलग है, चाहे थोड़ा बहुत ही फ़र्क हो लेकिन फ़र्क ज़रूर होता है। अलग अलग व्यक्तियों की जो पाठ्य वस्तु होते हैं, उसको सीखने की जो समय की अवधि होती है ना, वो भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास के सिद्धांत से संबंधित होती है। सभी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं उनके द्वारा ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि जो कोई भी दो व्यक्ति होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि कोई जुड़वा भाई हैं, जुड़वा दो बहनें हैं, जुड़वा एक भाई एक बहन है, तो वो भी पूरी तरह से समान नहीं होता। उनका भी कुछ व्यक्तिगत रूप, उनमें भी रंग रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव, इन सब के अंदर देखा जाए तो कुछ ना कुछ भिन्नता या कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन अलग जरूर से पाया जाता है उनके अंदर। सिंपल सा हमें यहाँ पे समझ लेना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब व्यक्तियों में विभिन्नता की बात हो रही है। तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किसी न किसी रूप में उनमें डिफरेंस पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है, चाहे भले वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। समझ में आ गई बात? चलो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाम आता है गाल्टन का। किसका नाम आता है? गाल्टन महोदय ने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों? व्यक्ति विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और इसके बाद में इस दिशा में जो आगे काम किया ना, उनका नाम था कैटल। तो कैटल और गाल्टन के आपको नाम याद हो जाने चाहिए भाई। गाल्टन की एक पुस्तक भी थी, उसके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, उसके बारे में देखेंगे आगे वाली लाइन में अपन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो हमारे पास में नाम किसका आता है? गाल्टन महोदय का आता है। कब किया है इन्होंने काम शुरू? 1879 में। अब मैंने आपको 1879 के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है दोस्तों। अब मुझे आप 1879 के बारे में बताओ, क्या है 1879 की डेट के अंदर जो अपन ने पहले भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्या था बताइए। 1879 क्या बताया था मैंने? कमेंट में ज़रूर बताना, स्टार्टिंग कक्षाओं में आ गया था ये। अच्छा आगे चलिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सबसे पहले अवधारणा फ्रांसीसी गाल्टन ने सन 1879 में दी थी। हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक इनकी थी। इसके अंदर आगे चलो, तो गाल्टन की डेट याद रखना, वो सन याद रखना 1879। सामान्य परिचय अगर हम देखें, किसका सामान्य परिचय अपन देखें? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनरल इंट्रोडक्शन। क्या होती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता से मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में संवेगात्मक, जैविक और मानसिक अंतर पाया जाता है। संवेगों की दृष्टि से अंतर पाया जा सकता है। अब देखो, संवेगों की दृष्टि से अपन ने संवेगात्मक बुद्धि पढ़ी थी, बुद्धि वाला चैप्टर इससे पहले जो करवाया, उसमें मैंने आपको समझाया था संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। तो संवेगों के बारे में बता दिया था, नकारात्मक संवेग, सकारात्मक संवेग सारे हमने समझ लिए थे। उसके बाद में जैविक, जो हमारे जन्म से ही जो चीज़ें हमें मिली होती हैं। एक होता है मानसिक अंतर, मस्तिष्क में जो अंतर होता है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मतलब होता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति में संवेगात्मक, जैविक और मानसिक अंतर जरूर पाया जाता है, किसी का भी समान नहीं होता। अगर हम यहीं पे एक और अर्थ इसका देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ अपन एक और देखें, तो व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानता। भाई विभिन्नता का मतलब असमानता होती है व्यक्तियों में पाए जाने वाले। देखो, मेरे में और आप में
आप में और मेरे में भी बिल्कुल कोई समानता नहीं है, ना ही मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, उनके अंदर और मेरे अंदर भी कोई समानता नहीं है। आपका भाई और बहन, उनके अंदर भी कोई समानता नहीं है। आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही हो, लेकिन वो संवेगात्मक रूप से, अब हो सकता है आपका जो भाई है वो संवेगात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा हो या फिर संवेगात्मक रूप से ज़्यादा हीन हो, मतलब कि उसको ज़्यादा गुस्सा आता हो, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, हर बात पे गुस्सा करता हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, या फिर वो बहुत अच्छा हो, संवेगों को कंट्रोल करके अच्छा कर रहा हो, तो वो चीज़ें हैं। तो हर व्यक्ति में असमानता पाई जाती है। अगर अपन देखें तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्येक दूसरे से भिन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? कोई भी एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व प्रत्येक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तित्व वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि किसी का भी व्यक्तित्व भी समान नहीं होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनका भी व्यक्तित्व क्या होगा दोस्तों? अलग ही होगा। एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार ही भिन्नता पर आधारित होता है। जो व्यवहार वो करते हैं ना, वो भी व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित होता है, या फिर आप कहें उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सिंपल सा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं थी स्लाइड में, केवल इतना ही समझाना था इसमें कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप हो, चाहे वो मानसिक अंतर हो, चाहे वो जैविक अंतर हो, चाहे किसी भी पैतृक गुणों का संक्रमण जो होता है ना, उसके हिसाब से भी अपन देखें ना, तो भी बच्चे, मैंने कह ही दिया कि जुड़वा बच्चे तक समान नहीं होते हैं, तो फिर पैतृक गुणों तो दोनों बच्चों में आएंगे, लेकिन वो समान नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है अपना सामने सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे भाई समझ गए ना? कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जुड़वा बालकों में भी क्या पाई जाती है दोस्तों? विभिन्नता पाई जाती है। समझ गए? आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के नाक, कान, मुख, हाथ, पैर आदि होते हैं, ठीक है, किंतु उनके आकार और उनकी बनावट में थोड़ा बहुत अंतर करके प्रकृति जो समानताएं हैं, उनके बावजूद भी असमानताएं उत्पन्न कर देती है। भाई आप कहेंगे सर प्रकृति समानता कैसे? प्रकृति समानता ऐसे कि हर व्यक्ति के नाक होता है, हर के कान होता है, हर के मुंह होता है, हाथ होता है, पैर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति इनके अंदर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत करके प्रकृति इन सब में असमानताएं कर देती है, और ये सब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो इन मनोशारीरिक असमानताओं को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अपन व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहती हैं। अब आया समझ में आपको? आगे चलिए। गाल्टन और कैटल की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वितरण को सामान्य संभावना वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधार पर समझाया है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं गुणात्मक रूप से ना होकर के मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप में होती हैं दोस्तों। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो गुणात्मक रूप में नहीं होती हैं, और मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप में होती हैं। कैसे? जैसे किसी का नाक चौड़ा होता है, किसी का नाक बहुत पतला होता है, किसी का नाक उठा हुआ होता है, किसी के कान बहुत चौड़े होते हैं, किसी के कान बहुत अच्छे होते हैं, छोटे साइज के बढ़िया, किसी का मुंह बहुत चौड़ा होता है, किसी का मुंह बहुत पतला होता है, अलग अलग, हर चीज़ में अलग अलग। तो ये सब क्या है? ये मात्रात्मक और संख्यात्मक विभिन्नताएं हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में क्या कहा गया है? ये गुणात्मक रूप से नहीं होती हैं, ये मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप से होती हैं। तो ये एक प्रश्न बनता है दोस्तों हमारे सामने कि बताइए जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस रूप में होती हैं या किस रूप में नहीं होती हैं? तो ये हमें याद करना होगा। अब अपन दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? ड्राइवर कहता हूँ मैं, जेम्स ड्रेवर का नाम जहाँ पर भी आता है ना, तो मैं कहता हूँ ड्राइवर शब्द का प्रयोग करता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर कोई व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने दोस्तों? इन्होंने कहा कि औसत समूह के जो मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। औसत समूह से यहाँ पर क्या मतलब है? औसत समूह से मतलब है दोस्तों समान आयु। क्या मतलब है? समान आयु से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो समान आयु के जो मानसिक और शारीरिक विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। इसके अलावा जेम्स एस रोस ने क्या कहा है? तो रोस की परिभाषा भी हम देख लेते हैं। रोस ने कहा है कि जहाँ तक कक्षा तथा शिक्षण का संबंध है,
भाई शिक्षण कहाँ होता है? कक्षा के अंदर होता है। ठीक है, तो कक्षा और शिक्षण का जहाँ तक संबंध है, व्यक्तिगत विभिन्नता की विचारधारा ने शिक्षा के सिद्धांतों को प्रगाढ़ रूप से प्रभावित किया है। भाई शिक्षण जहाँ पर करवाया जाता है वो जगह कौन सी है? कक्षा है। तो इसी संदर्भ में हम देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो विचारधारा है उसको लोगों के बीच में इस तरह से बनाया गया है कक्षा और शिक्षण के अंदर। ठीक है, इन दोनों को संबंध कर दिया किसने? जेम्स एस रॉस ने। इसके अलावा हम आगे देखें B.F. स्किनर की परिभाषा। B.F. स्किनर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यस, तो माप किया जा सकता है वो सब चीज़ें अपन ने देख ली है। देखो, विभिन्नताओं में कई उप विभिन्नताएं भी होती हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नताओं में रंग, रूप, आयु, है ना, शक्ति, ये सब, योनि, ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखना, मैंने भी बताया आपको कि व्यक्ति विभिन्नताएं मात्रात्मक और आपकी संख्यात्मक रूप में होती हैं। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि इनका माप किया जा सकता है। समझ गए? भाई मान लीजिए किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं, तो क्या आंखों का माप नहीं हो सकता है क्या? आप कहेंगे सर कैसे, आंखें निकाल करके माप करेंगे क्या? माप कर सकते हैं उनका भाई, आंखें लगी लगी भी माप हो सकता है। उनकी साइज का पता लगाया जा सकता है, कितनी साइज की है, मोटी चौड़ी, है ना, ये उनका डायमेंशन चेक किया जा सकता है आंखों का, कानों का किया जा सकता है, नाक का किया जा सकता है। तो ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हैं, तो इनका माप किया जा सकता है। तो माप की बात किसने कही है? B.F. स्किनर ने कही है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी वो अपन ने यहाँ पे देखी हैं। एक परिभाषा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा, स्किनर की परिभाषा मैंने यहाँ पर भूल गया, मैं लिखवाया नहीं आपको। स्किनर की भी परिभाषा हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, स्किनर, बस इनका भी मापन से ही संबंध है। क्या कहा इन्होंने? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। बस ये भी वही बात है, सिंपल स्किनर वाली बात है। जो इन्होंने पहली परिभाषा दी है उसी के हिसाब से इस परिभाषा को मॉडिफाई कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, बस इसको चेंज करके थोड़ा सा मैंने अपनी वाली भाषा में लिख दिया। जैसे इन्होंने यहाँ पर माप का प्रयोग किया तो अपन ने इसमें स्टार्टिंग माप का प्रयोग कर लिया। तो मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या है दोस्तों? अंश है। आगे चलते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के दो स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो स्वरूप होते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के। कैसे होते हैं दो स्वरूप? देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो बुद्धिहीन प्राणी होते हैं, जैसे अपन ने बात करी थी बुद्धि वाले चैप्टर में कि मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी है और बाकी सब जो प्राणी हैं वो सब बुद्धिहीन प्राणी हैं। तो बुद्धिहीन प्राणियों की क्रियाओं में बहुत ज़्यादा समानताएं पाई जाती हैं। जिनमें बुद्धि नहीं होती है ना, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनमें समानताएं ज़्यादा पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटी के, मनुष्य के। तो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनकी जो क्रियाएं होती हैं ना वो अनुकरण से होती हैं, अनुकरण। और उनकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अनुकरण और मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होती हैं उनकी क्रियाएं। किनकी? जो बुद्धिहीन प्राणी होते हैं उनकी। लेकिन मनुष्य की जो सारी क्रियाएं होती हैं ना, जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो अन्य प्राणियों के अंदर नहीं पाई जाती इतनी जितनी मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। अब आप कहेंगे सर मनुष्य की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो किससे प्रभावित होती हैं? तो मनुष्य की प्रवृत्तियां जो होती हैं वो चार चीज़ों से प्रभावित होती हैं दोस्तों। एक तो मन, बुद्धि, हम मन से भी काम करते हैं, बुद्धि से भी काम करते हैं। एक होता है चित्त, और दोस्तों एक होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। ये चार चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनसे प्रभावित होती है मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। वो ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो केवल मूल प्रवृत्तियों से नहीं, इन चार चीज़ों से भी प्रभावित होता है, अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन। ठीक, अब देखिए, अब व्यक्तिक विभिन्नता के दो स्वरूप बता दिए यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। क्या बता दी भाई? अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। इसका मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्न। देखो हर
एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता के लिए होता है, उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक जो स्तर है ना वो एक जैसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्मृति की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं हो सकता। वो चिंतनशील होने के साथ साथ में वो सामाजिक भी हो सकता है। तो यही मतलब है अंतःवैयक्तिक विभिन्नता का। देखो, बुद्धि व अभिप्रेरणा के गुणों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, बुद्धि और अभिप्रेरणा ये हमारे आंतरिक पहलू होते हैं, इसलिए शारीरिक व मानसिक गुणों में भी अंतर पाया जाता है। तो ये भी अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं के बारे में बताओ। तो ध्यान रखना, व्यक्ति के गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, ना ही तो बुद्धि के हिसाब से, ना अभिप्रेरणा के हिसाब से, ना शारीरिक और मानसिक गुणों के अंदर। तो यहाँ पर बता दिया है मैंने, दोनों में ही इन गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में बात करें, ये तो अंतःवैयक्तिक विभिन्नता थी। अब अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता को हम देखें तो इसको आप बाह्य भी कह सकते हो, ठीक है। दो व्यक्तियों के गुणों में अंतर पाया जाने वाला जो अंतर है ना दो व्यक्तियों के गुणों में, उसको हम अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे रुचि, लिंग, बुद्धि, गामक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, ये सब चीजें आती हैं। भाई, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शारीरिक और मानसिक शक्तियों और संरचना के संदर्भ में गठित होने वाली जो विभिन्नताएं हैं उनको हम बाह्य विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं या अंतर विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये सब आपका बाह्य हो गया यानी कि अंतर हो गया, और ये अंतःवैयक्तिक विभिन्नता हो गई। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के दो स्वरूप होते हैं। अगर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं तो आप बता देना दोनों के बारे में, और दोनों में क्या क्या चीजें आएंगी ये भी आपने देख लिया। अंतःवैयक्तिक में बुद्धि, शारीरिक, मानसिक और प्रेरणा आएगी, और अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता के अंदर या बाह्य विभिन्नता के अंदर रुचि, लिंग, बुद्धि, गामक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, ये सब आती हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कहाँ तक है? तो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र की, तो इसमें एक तो है संज्ञानात्मक क्षेत्र, एक है क्रियात्मक क्षेत्र, और एक है दोस्तों भावात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में अगर हम देखें, दो व्यक्तियों में चिंतन, बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धि तथा सृजनात्मक रूप से भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा कि दो व्यक्तियों में, कोई भी दो व्यक्ति हैं, उनमें चिंतन की दृष्टि से वो कैसा सोचते हैं, उनकी बुद्धि, उनका जो IQ लेवल है वो, और उनकी शैक्षिक उपलब्धि, भाई उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, वो क्या कितना अच्छा नया सोचते हैं उसके बारे में विभिन्नता पाई जाती है। ये सब मानसिक विभिन्नता इसी क्षेत्र में आती है, और इसको ज्ञानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अब आपने पता लग गया कि मानसिक विभिन्नता क्या होती है, समझ गए ना? मानसिक विभिन्नता क्या होती है दोस्तों? मानसिक विभिन्नता होती है दो व्यक्तियों में चिंतन, बुद्धि, शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता। ये सारी चीजें देखो बुद्धि के ऊपर ही आधारित है, हमारी मेमोरी के ऊपर ही। हम जो सोचते हैं ना उसे चिंतन भी बुद्धि से करते हैं, बुद्धि तो आई जाएगी, शैक्षिक उपलब्धि भी हमारा दिमाग के ऊपर ही डिपेंड करती है शैक्षिक उपलब्धि हमारी, और सृजनात्मकता जो हम सोचते हैं ना वो किससे सोचते हैं? बुद्धि से ही सोचते हैं। तो ये सब विभिन्नताएं होती हैं, और ये कौन सी विभिन्नताएं होती हैं? ये होती हैं मानसिक विभिन्नताएं। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से मानसिक विभिन्नताएं हैं या नहीं है, तो वो इसमें आ जाएंगी, समझ गए? ओके, एक आता है क्रियात्मक क्षेत्र। क्या आता है दोस्तों? क्रियात्मक क्षेत्र। दो प्राणियों के मध्य शारीरिक क्रिया संबंधी पाई जाने वाली विभिन्नता क्रियात्मक क्षेत्र में आती है। तो जो शारीरिक क्रियाएं होती है ना वो आपकी क्रियात्मक क्षेत्र में आती है। शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो क्रियात्मक विभिन्नता के अंदर आएंगी। एक होता है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र की मतलब हो गया दो व्यक्तियों के मध्य भावनाओं से संबंधित विभिन्नता। भाई कोई व्यक्ति नहीं देखते हो आप, कोई गलत घटना हो जाती है और उसका दिल काम ही नहीं करता, जल्दी जल्दी से वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है और पसीना आ जाता है, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं उसके, है ना। फिर उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे के सुलाया जाता है ना, ऐसा होता है। लेकिन कई लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो जो भावनाएं होती हैं ना उनको कंट्रोल करना जानते हैं, परिस्थिति के अनुसार लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे दो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए एक तो स्ट्रांग और एक बिल्कुल ही ज़्यादा कमजोर भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। संवेग, अभिप्रेरणा, जीवन मूल प्रवृत्ति, क्षमता, वृत्ति और रुचि, ये सब क्या आती हैं? भावनात्मक क्षेत्र में आएंगी दोस्तों, याद रखना ये भावनात्मक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे कि बताइए भावनात्मक
व्यक्तिगत भिन्नता में भावनात्मक क्षेत्र में कौन कौन सी प्रवृत्तियां आती हैं? तो संवेग, अभिप्रेरणा, जीवन मूल प्रवृत्ति या जीवन मूल और क्षमता, वृत्ति और रुचि, ये सब आएंगे इसमें। अच्छा, एक और देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकारों की अगर बात करी जाए, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अगर हम प्रकार देखें दोस्तों, तो एक तो है भौतिक या शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। एक होती है मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं। अब आप कहेंगे सर ये भौतिक या शारीरिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? अब देखो, इस दृष्टि से हम देखें तो स्त्री, कोई पुरुष, यानी कि यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, लिंगीय पद को हम अलग अलग ना लेकर के शारीरिक भेदों के अंतर्गत ही ले रहे हैं। मतलब लिंगीय भेदों को अलग नहीं कर रहे हैं। शारीरिक भेद स्त्री पुरुष हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध या वृद्धा हो, ठीक है, ये सारे भेद इसी में आएंगे शारीरिक विभिन्नता में, ठीक है। इनमें यानी कि बालक या बालिकाओं, इन सब में उनकी आयु, वजन, कद, शारीरिक गठन, इन सब की दृष्टि से भेद होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे जो ट्विंस होते हैं ना, वो भी समान नहीं होते, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब रंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी काला हो सकता है, कोई भी गोरा हो सकता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार की बात करें तो एक तो आयु आएगा इसमें, ठीक है, एक आएगा इसमें वजन, एक आएगा इसमें योनि, ठीक है, एक आएगा इसके अंदर कद, जो हाइट होती है ना, एक आएगा इसमें रंग, एक आएगा मतलब कोई भी अंग विशेष की कमी या उभार हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगे, शारीरिक विभिन्नता में होगी। एक होती है मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, और मनोवैज्ञानिक विभिन्नता को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि आप बौद्धिक विशेषताएं भी बोल सकते हो, ठीक है। बौद्धिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होता है। एक ही माता पिता के बच्चे और यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी बौद्धिक दृष्टि से समान नहीं होते हैं। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई अति प्रखर बुद्धि वाला होता है, बहुत मोर इंटेलिजेंट। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, इसमें देखें व्यक्तिगत विभिन्नता, और कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें तो एक होती है नैतिक विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, धार्मिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, ये सब होती हैं। जैसे मैं बात करूँ सामाजिक विभिन्नता की, है ना, यहाँ पर एक थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपल याद रखना ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के भेद हैं, सारे प्रकार हैं। तो सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं अपन, तो सामाजिक दृष्टि से बालकों में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति बड़े जल्दी मित्र बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ प्रयत्न करने पर भी मित्र नहीं बना पाते, क्योंकि मित्र बनाने की कला उनको आती नहीं है। कुछ को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और कुछ को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े लोकप्रिय होते हैं, पॉपुलर होते हैं, कुछ बहुत एकांकी होते हैं, कुछ सभी के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, कुछ को अकेलापन और एकांत प्रियता बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ बड़ी विनोदी प्रकृति के होते हैं, मतलब सामाजिक होते हैं, तो कुछ बड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं और अपने ही मन में मस्त रहते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिकता की ये भावना छोटे बड़े, बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, धनी निर्धनी, इन सब में अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। जितना छोटा वर्ग या समूह होगा ना, उसमें सामाजिकता की भावना उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। स्वयं को ज्ञान, धन, जाति, वर्ग, इन सब की दृष्टि से दूसरों की अपेक्षा ऊंचा समझने वाले लोग जो होते हैं वो सामाजिक रूप से कम, और विचारों की जो उनकी दृढ़ता होती है वो ज़्यादा होती है उनमें, ठीक। तो ये सामाजिक हो गया। अगर हम बात करें नैतिक विभिन्नताओं की, इथिकल डिफरेंसेस की, नैतिकता का मूल आधार होता है अच्छाई या बुराई। क्या होता है दोस्तों, अच्छाई या बुराई, नैतिकता का मूल आधार। परंतु अच्छाई और बुराई दोनों ही परिस्थितियां एक शब्द कह सकते हैं अपन। जो बात किसी भी व्यक्ति या बालक को अच्छी लगती है, वो बात दूसरे व्यक्ति या बालक को बुरी भी लग सकती है। तो नैतिकता की मोटी मोटी पहचान ये हो सकती है कि जो कार्य हम दूसरों के हित की परवाह न करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, सामान्यतः वही क्या है, अनैतिकता है। क्या है, अनैतिकता। खुद के स्वार्थ के लिए किया गया काम अनैतिकता में आएगा। जबकि जो कार्य हम परिहित या परहित की दृष्टि से करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो वो आता है नैतिकता में।
दूसरों के लिए किया गया काम, दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम नैतिकता होता है, और खुद के स्वार्थ को देखते हुए किया गया काम अनैतिकता होता है। तो इस दृष्टि में देखा जाए तो व्यक्तियों और बालकों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ बालक चोरी को भी बुरा नहीं समझते, झूठ बोलना उन्हें अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग या फिर कुछ बालक ऐसा करना नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं। तो ये अंतर एक परिवार के दो सदस्यों में भी पाया जा सकता है और अलग अलग मित्रों में पाया जा सकता है। ये भेद भी आज से नहीं अपितु तो आदिकाल से चले आ रहे हैं दोस्तों। देखो, रावण और विभीषण दोनों भाई होते हुए भी एक राम का द्रोही था तो दूसरा राम का भक्त था। अग्रसेन और कंस की अगर बात करते हैं अपन, तो इनको देख लीजिए, पिता कृष्ण भक्त था तो बेटा कृष्ण का द्रोही था। तो ये सब भेद हैं, आज भी समाज में पाए जाते हैं। जो इस दृष्टि से भाई भाई, बाप बेटे, भाई बहन, स्त्री पुरुष, इन सब में असमानताएं होती हैं नैतिकता की दृष्टि से। ठीक है, एक सांस्कृतिक भिन्नता होती है दोस्तों, कल्चरल डिफरेंसेस। जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहा हूँ, और तो बाकी तो सबको समझा दिया मैंने आपको। देखो, प्रत्येक देश की एक विशेष संस्कृति होती है। जो व्यक्ति जिस देश में पला हुआ है वहाँ की संस्कृति उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है उस संस्कृति का। भाई, आप जिस देश में पढ़े हो तो आप में भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। कुछ देशों में लोग प्रेम विवाह को सर्वोत्तम बंधन मानते हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग ऐसा नहीं मानते, प्रेम विवाह को ज़्यादा बुरा मानते हैं। भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग माता पिता बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए जितने सजग हैं उतने अन्य संस्कृति वाले लोग नहीं हैं। ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है। हमारी संस्कृति में सिखाया ऐसा ही जाता है कि माता पिता की सेवा करो, अच्छा करो, समाज में अच्छा बन करके निकलो। तो इस तरह से व्यक्तियों की मान्यताओं और मूल्यों में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। ठीक है, एक होता है धार्मिक विभिन्नता, रिलीजियस डिफरेंसेस। देखो, धर्म से यहां पर हमारा मतलब यह है संप्रदाय। क्या है? संप्रदाय। संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय ऐसे लिखा जाएगा, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय। तो प्रचलित अर्थ में जिसे हम कहते हैं क्या, धर्म। ठीक है, वास्तव में ये धर्म ना होकर के एक संप्रदाय है। अब हिंदू धर्म है तो इसको धर्म नहीं कह सकते अपन, इसको एक संप्रदाय कह सकते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन इस दृष्टि से लोगों में भेद होते हैं। जैसे लोग चींटी तक को मारना पाप समझते हैं ना, कंद मूल को खाना उचित नहीं समझते, जबकि कुछ संप्रदायों में ऐसा प्रतिबंध नहीं है। मांस कुछ भी खा रहे हैं, लोगों को ही खा रहे हैं लोग बाग। तो व्यक्ति विभिन्नताओं में इन रूपों में अतिरिक्त रुचियां, इंटरेस्ट, अभिरुचियां, एटीट्यूड्स, अभिक्षमताएं, एपिट्यूड्स, ये सब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने की चीज़ें हैं सब के सब। तो ये सब समझ गए, शारीरिक विभिन्नता समझ गए, सब मानसिक विभिन्नता, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं और कंप्लीट हो गई। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं अपन शारीरिक विभिन्नता की। तो शारीरिक विभिन्नता के बारे में अपन ने अभी देखा, शारीरिक रूप से प्राणियों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे लंबाई, रंग, रूप, शारीरिक बनावट, इन सब के आधार पर। आयु, अब आयु के हिसाब से हम देखें तो किशोर होते हैं, बालक होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो आयु के हिसाब से डिफरेंस हो गया। आकार के हिसाब से लंबे व्यक्ति होते हैं, ठिगने कद के व्यक्ति होते हैं, भार के हिसाब से भारी व्यक्ति होते हैं, हल्के व्यक्ति होते हैं, लिंग के हिसाब से स्त्री और पुरुष। तो ये शारीरिक विभिन्नता के ही पहलू हैं सारे के सारे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम बात करें दोस्तों, संवेगात्मक विभिन्नता की बात करते हैं। किसकी? संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक रूप से व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है संवेगों की दृष्टि से। शांत, आक्रमणकारी, क्रोधी, उदार स्वभाव, झगड़ालू प्रवृत्ति के, ये सब क्या है? ये संवेगात्मक रूप ही तो हैं, संवेगात्मक अंतर ही तो है ये। कई व्यक्ति शांत होते हैं, कई बहुत आक्रमणकारी होते हैं, कई क्रोधी होते हैं, बात बात में गुस्सा करने वाले, कई बड़े प्यार उदार स्वभाव वाले होते हैं, सबको माफ कर देते हैं, कई झगड़ालू होते हैं, बात बात पे झगड़ा करने में उनको मजा आता है। ये सब चीज़ें समझ गए बात? यस, आगे चलते हैं। तो इसके अलावा हम देखें जैसे कि चरित्र की विभिन्नता, चारित्रिक विभिन्नता को देखें तो चरित्र की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। चरित्र की दृष्टि से चरित्र में अंतर के मुख्य कारण परिवार, शिक्षा, समाज, संगति और वातावरण, ये सब होते हैं। ठीक है, ये चरित्र के हिसाब से आगे। किसी का चरित्र नैतिक है तो किसी का अनैतिक है। अब नैतिक और अनैतिक के बारे में बता दिया मैंने आपको। भाई, नैतिक क्या है? जो दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा वो नैतिक होगा, और खुद के स्वार्थ को देख करके काम करेगा वो अनैतिक होगा। रुचियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। किसी की रुचि स्पोर्ट्स में है, किसी की रुचि पढ़ने लिखने में है, किसी की संगीत में है, किसी की ज़्यादा बात करने में है, किसी की किस में है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य आधार रुचियाँ भी होती हैं। जैसे किसी की रुचि पढ़ने में होती है, किसी खेलने में होती है, संगीत में होती है, वार्तालाप में होती है। सीखने में भी विभिन्नता होती है, अधिगम में विभिन्नता।
सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कोई बालक किसी कार्य को जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे गति से सीखता है, तो सीखने की गति से भी भिन्नता पाई जाती है। आगे चलिए, आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो विशिष्ट योग्यता में भिन्नता। विशिष्ट योग्यताएं जो होती है ना, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सभी व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यता नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जिनमें होती है ना, उन विशिष्ट योग्यताओं में मात्रात्मक मतलब कम और ज़्यादा का ही अंतर पाया जाता है, ठीक है। विशिष्ट योग्यताओं में कम और ज़्यादा, मान लीजिए कोई शारीरिक हिसाब से विशिष्ट योग्यता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा मोटा तगड़ा आदमी, और बहुत छोटा बिल्कुल ठंगना आदमी, वो सब हो गए। व्यक्तित्व में भिन्नता, व्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है व्यक्तित्व में। जैसा कि अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, कई बहिर्मुखी होते हैं, कई उभयमुखी होते हैं। ये व्यक्तित्व के वाले चैप्टर में अपन ने तीनों को समझ लिया था। उपलब्धि विभिन्नताएं, देखो आपको सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एग्जाम दरबार ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ऑफिशियल एग्जाम दरबार ऑफिशियल, उसको ये लोगो मिलेगा उस पर, उसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। हाँ, तो प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्धि का स्तर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। उपलब्धि विभिन्नताएं हो गई। विचारों में भिन्नता, भाई विचारों में वैचारिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। विचार सबके समान थोड़ी होते हैं। अगर विचार सबके समान होते तो क्यों झगड़े होते। जैसे आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक, अनुदार, उदार, अनैतिक, ये सब वैचारिक भिन्नता के ही पक्ष हैं सारे के सारे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों इसमें तो विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, क्या बोल रहा हूं मैं, विशिष्ट योग्यताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। कैसे? सभी व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यता नहीं पाई जाती, जिनमें होती है उनमें मात्रात्मक अंतर, ये व्यक्ति की भिन्नता। ओके, ये तो हो ही गया था ना अपना। ओके, ठीक है। तो व्यक्तित्व में भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है जैसे, और ये अंतर्मुखी विचारों, आध्यात्मिक, यहाँ तक हो गया था अपना। आगे चलिए, गामक योग्यताओं में भिन्नता, गत्यात्मक जो योग्यताएं होती हैं, गामक योग्यताएं जो होती हैं, उनमें दोस्तों क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब करो एवं करो की अगर अपन बात करते हैं ना, तो करो एवं करो ने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह में व्यक्तियों में महान भिन्नता होती है। भाई जो भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनमें सफल होने की योग्यता एक समूह के व्यक्तियों में महान भिन्नता होती है। मान लीजिए कबड्डी आप खेल रहे हो, तो कबड्डी में जितने भी लोग होते हैं ना, वो सब क्या है, शारीरिक योग्यता में, शारीरिक क्रियाओं में सफल होना चाहते हैं। तो ये कबड्डी में खेलने जाने वाले जो टीम है वो एक समूह हो गया। तो इन व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई बालक किसी कार्य को कुशलता से करता है तो उसी कार्य को अन्य बालक अकुशलता से करता है। मान लीजिए कबड्डी के 7 लोग हैं, कबड्डी के खेल के अंदर मान लीजिए, तो उसके अंदर 7 अलग अलग टाइप के होंगे। कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा जो बहुत ज़्यादा बार किसी दूसरे को आउट करके आएगा, कोई बहुत ज़्यादा कम है जो रेड ही नहीं कर पाए, ठीक। वैसे एक होती है लैंगिक भिन्नताएं, स्त्री पुरुषों की हस्तलेख में अंतर, स्त्री और पुरुषों के जो हस्तलेख होते हैं उनमें अंतर, आवाज़ में अंतर, कला में अंतर, ये सब चीज़ें लैंगिक भिन्नताएं होती हैं। स्त्री की आवाज़ बहुत पतली होती है, पुरुषों की बहुत भारी होती है, ठीक। आगे चलते हैं अपन, तो हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों की। क्या कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के? तो इसमें एक तो सबसे बड़ा कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम को माना तो जाता है। अब वंशानुक्रम के इस कारण के अंदर प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं, रूसो, गाल्टन, पियर्सन, ये सब हैं। इन्होंने अपने प्रयोगों में ये सिद्ध किया था कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक विभिन्नता का एक विशिष्ट कारण क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। इनका मानना था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो पैतृक गुण जाते हैं ना, तो उनके संक्रमण के फलस्वरूप ही प्राणी जो होते हैं वो प्राणी से भिन्न होता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य और बुद्धिमान माता पिता की संतान भी अधिक स्वस्थ और बुद्धिमान होती है, ठीक है। तो मन क्या कहते हैं यहाँ पे? मन कहते हैं कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरंभ होता है। फिर इसका क्या कारण है कि उम्र के साथ में हम में अंतर हो जाता है। इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका वंशानुक्रम भिन्न होता है, बस यही बात है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक चरित्र, व्यक्ति विभिन्नता का कारण एक चरित्र भी है, ठीक है, बुद्धि भी है, शारीरिक लक्षण भी है। शारीरिक लक्षण कैसे? जैसे विभिन्न व्यक्तियों की लंबाई, भार, शारीरिक संरचना और विभिन्न जो शारीरिक अंग हैं उनके विकास की गति और मात्रा, इन सब में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण का अंतर देखा जाता है। मूल शक्ति है ना, सामाजिक स्थिति, व्यावसायिक योग्यता, ये सब चीज़ें हैं। एक इसके ऊपर दोस्तों वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बस जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है ना, उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है।
किस वातावरण में आप रह रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का पड़ता ही पड़ता है। जैसे वातावरण का पड़ गया, बुद्धि का पड़ गया, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, ये भी वातावरण पर डिपेंड करता है। शारीरिक विकास आपका कैसा होगा, उस वातावरण पर डिपेंड करता है। सामाजिक विकास कैसा होगा, व्यक्तिगत विकास कैसा होगा, मानसिक विकास कैसा होगा, ये सब चीज़ें आपकी वातावरण पे ही निर्भर करती हैं दोस्तों। ठीक है, ये मानना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हैं। एक होता है दोस्तों स्वभाव। स्वभाव के बारे में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो चिकित्सा शास्त्री होते हैं उन्होंने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव में तेज होता है तो कोई व्यक्ति सुस्त होता है, कोई क्रियाशील होता है, कोई निष्क्रिय होता है। तो इस स्वभाव भी होता है। एक संवेगात्मक अस्थिरता भी होती है। क्या होती है? संवेगात्मक स्थिरता। देखो, बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवेश जनित कारणों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिति जो है या स्थिरता जो है उसमें अंतर होता है और इससे व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लिंग भेद, शिक्षा, बुद्धि, आर्थिक दशा, देश, प्रजाति व जाति, आयु। तो लिंग भेद की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो लड़कियों का स्वभाव लड़कों की तुलना में कोमल होता है। ठीक है, तो लिंग भेद तो ये हो गया। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करती है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे अनपढ़, उनमें भी भिन्नता उत्पन्न करती है शिक्षा। भाई जो पढ़े लिखे हैं वो शिक्षित कहलाएंगे, जो अनपढ़ हैं वो अशिक्षित कहलाएंगे। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का स्तर व्यक्ति भिन्नता का कारण माना जाता है। ठीक है, बुद्धि कम, ज़्यादा, नॉर्मल, ये सब बुद्धि में अपन ने देखा था। आर्थिक दशा की बात करें तो गरीबी और अमीरी व्यक्ति में भिन्नता प्रकट करते हैं। गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, सामान्य हैं, तो ये भी आर्थिक दशा भी डिपेंड करती है व्यक्ति की भिन्नता में। देश, प्रजाति व जाति, ये तीनों घटक भी मुख्य कारण होते हैं। भाई किस देश में आप रह रहे हो तो उस हिसाब से भिन्नता, काले गोरे का रंग हो गया, लंबाई, कद, मोटी, इस सब का वातावरण का फर्क पड़ता है ना। आयु की बात करें तो आयु का स्तर व्यक्ति की भिन्नता का प्रमुख कारण माना जाता है। आयु का स्तर, कितनी आयु है उस हिसाब से, मतलब कंपैरिजन तो होता ही है ना, कम, ज़्यादा, मध्यम आयु वालों के बीच में। इसके अलावा देखें व्यक्तिगत भिन्नताएं एवं शिक्षक के बीच में क्या चीज़ें हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं शिक्षक, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान से शिक्षक को जो लाभ होते हैं उनके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है शिक्षक। ठीक है, क्या कर सकते हैं? छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण का पता लगा करके। ठीक, इसके अलावा छात्रों का वर्गीकरण सहज हो जाता है। अगर आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पता है तो छात्रों का आप वर्गीकरण कर सकते हो। व्यक्ति विभिन्नता अगर आपको करनी आ रही है तो कक्षा में अध्यापक मंदबुद्धि तथा प्रभावशाली बालकों की पहचान करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने में का प्रयास कर सकते हैं। छात्रों की विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का ज्ञान करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। मतलब शिक्षक के लिए एक सही है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसलिए तो आपके चैप्टर में इसको लिया गया है। अब अगर अपन बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व की, व्यक्ति विभिन्नताओं का क्या महत्व है, तो फ्रेंड्स इसका महत्व सीधा सीधा है कि इसमें एक तो पाठ्यक्रम निर्माण में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता शिक्षण विधियों में परिवर्तन कैसे? जैसे अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब बालकों में अलग अलग बालक है, अलग अलग भिन्नता वाले बालक है, समानता नहीं है बालकों में। ठीक है, ये सब सही समझ चुके। तो कोई बालक कैसे सीखता है, कोई बालक कैसे सीखता है, तो अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से अलग अलग बालकों को सिखाया जा सकता है। ठीक है, कक्षा का वर्गीकरण करने में, कक्षा का हम वर्गीकरण कर सकते हैं व्यक्ति विभिन्नता के माध्यम से। भाई जो ज़्यादा बदमाशी करने वाले बच्चे हैं ना, वो पीछे की लाइन में बैठते हैं तो उनको आगे की लाइन में बिठाओ, टीचर के सामने ज़्यादा नहीं करेंगे वो, ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है। व्यक्तिगत भेदों के कारण गृह कार्य देने में सहायता होती है। ठीक है, भाई किसको क्या गृह कार्य देना चाहिए, व्यक्तिगत भेद के कारण पता लग सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता छात्र वर्गीकरण की एक नवीन विधि है। ठीक है, छात्रों का वर्गीकरण करना है तो व्यक्तिगत विभिन्नता को आपको सहारा लेना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था में सहायक होती हैं। ठीक है, भाई व्यक्तिगत शिक्षण मतलब एक बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें सहायता करती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। भाई कई टीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग घरों में भी तो जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ये। बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दशा, इन सबको जानने में भी काफ़ी फायदा होता है। बालकों की विशिष्ट रुचियों का विकास भी होता है इसके अंदर। अध्यापक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जान करके उनके शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान भी ले सकता है, खींच सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अध्यापक बालकों में विशेष रुचियों का विकास कर पाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए 4 बच्चे बदमाशी प्रवृत्ति के हैं तो उनको कैसे पढ़ाया जाए,
अध्यापक ही उनकी रुचि देखेगा कि आपकी रुचि किस हिसाब से है। भाई आप खेल खेल में सीखना चाहते हैं तो आपको खेल खेल में सिखाया जाएगा। तो उनकी शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सकता है, खेल के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सकता है। ये सब अध्यापक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जान करके उनके शारीरिक दोषों का पता लगा सकता है। जो शारीरिक उनके दोष हैं उनके हिसाब से पता लगाया जा सकता है। बालकों की विशिष्ट रुचियों का विकास किया जा सकता है। कुछ अलग रुचियाँ होती हैं ना कई बालकों के अंदर, उनका विकास किया जा सकता है। इसके अलावा आयु की भिन्नता के आधार पर अधिगम किया जा सकता है, मतलब सिखाया जा सकता है आयु की भिन्नता के आधार पर। जैसे वृद्ध लोगों को भी आप शिक्षा दे सकते हो कई तरह की। अभिवृत्ति के आधार पर भी सिखाया जा सकता है। अभिवृत्ति का मतलब हो गया मनः स्थिति, मन की स्थिति, उस हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। संवेगात्मक भिन्नताओं के आधार पर पढ़ाया जा सकता है। अब संवेगात्मक भिन्नताओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्मरण शक्ति के आधार पर पढ़ाया जा सकता है। स्मरण शक्ति कितनी स्ट्रोंग है किसी बच्चे की, किसी की बहुत कम है, पढ़ते ही भूल जाता है, तो उनको सिखाया जा सकता है कि आप ध्यान लगा करके पढ़ो ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। स्वास्थ्य के आधार पर अधिगम करवाया जा सकता है। स्वास्थ्य बच्चे का कैसा उस हिसाब से भी पढ़ाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर अधिगम करवाया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिगम करवाया जा सकता है। मानसिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम करवाया जा सकता है। इसके अलावा शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम करवाया जा सकता है। विकार, अलग अलग विकार होते हैं उनके हिसाब से अधिगम करवाया जा सकता है। शारीरिक क्षमताओं के आधार पर अधिगम करवाया जाता है। कोई बालक कितना शारीरिक की क्षमता है उसकी, उस हिसाब से सिटिंग की क्षमता या फिर कुछ काम करने की क्षमता, ये सब कितने लॉन्ग टाइम तक। सफलता के अनुभव के आधार पर बच्चों को सिखाया जा सकता है। पिछली कक्षा में आपने 80% मार्क्स लाए, अब की बार आप 90+ लेकर के आओ। तो पिछली बार आपने क्या गलती करी थी कि 20% मार्क्स आपके कम रह गए थे, तो अब की बार लेकर के आओ, उन गलतियों को दूर करो। अभी क्षमता के आधार पर समझाया जा सकता है और शारीरिक परिपक्वता के आधार पर बच्चे को समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था एक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले चैप्टर को अपन ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें अपन ने सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषाएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिचय, अर्थ क्या क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप अपन ने देख लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र अपन ने देख लिया। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा। शारीरिक विभिन्नताओं के बारे में देखा, आकार, भार, लंबाई, लिंग भेद, सब चीज़ें। इसके अलावा संवेगात्मक विभिन्नता, चरित्र विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, सीखने की विभिन्नता, सब चीज़ें। विशिष्ट योग्यताओं की विभिन्नताएँ, व्यक्तित्व की विभिन्नताएँ और विशिष्ट योग्यताओं की विभिन्नताएं, व्यक्तित्व में विभिन्नताएं, ये सब चीज़ें, ये दोबारा आ गया था हालांकि। गत्यात्मक या गामक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, इसके अलावा ये सब चीज़ें, लिंग भेद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और शिक्षक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व फिर लास्ट में अपन ने देखा। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगला चैप्टर आपका अधिगमकर्ताओं की समझ मैं डालूंगा, तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ। तो क्योंकि ये दोनों चैप्टर अपने आप में कोरिलेट चैप्टर थे, इसलिए इन दोनों को आगे पीछे ही पढ़ाऊंगा मैं। तो अगला चैप्टर आपका आएगा विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें और एग्जाम दरबार ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है और ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।